स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी। 9वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान में अब तक हमने जो पढ़ा वह था यूरोप में साम्राज्यवाद का उदय और रूसी क्रांति। यह हमारा चैप्टर चल रहा है जिसके 2 वीडियोस हमने देख लिए हैं। आज हम इसी में आगे बढ़ते हुए रूस की क्रांति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रूस की क्रांति की घटना के बारे में देखें तो सन 1917 में अक्टूबर क्रांति के तहत यह घटना हमारे सामने आती है और इस घटना का परिणाम होता है कि रूस में गणतंत्र मतलब समाजवादियों की जो सत्ता है वह स्थापित हो जाती है। अब देखिए, समाजवादी सत्ता की स्थापना से पूर्व रूस के साम्राज्य पर अगर एक दृष्टि डाली जाए कि रूस का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, वहाँ की धार्मिक स्थिति क्या थी, राजा कैसा था, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या ऐसे कारण रहे कि यह क्रांति घटित हुई, तो इसके लिए हमें इसकी पूर्व की घटनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 1917 से पहले रूस का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए, 1914 में जो रूसी साम्राज्य हम देखते हैं वह था मॉस्को के आसपास के क्षेत्रों के अलावा रूसी साम्राज्य फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, मध्य एशिया के साथ साथ प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। इसके आगे भी हम देखें तो प्रशांत महासागर और मध्य एशिया के अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये इलाके भी हमारे रूसी साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। अब इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर जार निकोलस द्वितीय का शासन था, ठीक है ना। जो हम 1914 के बारे में पढ़ रहे हैं, 1914 में रूस पर या यूँ कहें रूस के संपूर्ण साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। और इसी समय देखिए, रूस के अंदर जो धार्मिक स्थिति थी, रूस के अंदर धर्म था यह रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के नाम से। यह यहाँ पर धर्म का प्रभाव था। इसकी जो उत्पत्ति थी यह हमारे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, जो कि ब्रिटेन का था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से मानी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर इस रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के साथ साथ जो प्लस में चल रहे थे वो क्या थे, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, बौद्ध, मुस्लिम, ये सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। ये तो हुई हमारी रूस के अंदर जो एक भौगोलिक स्थिति थी और जो उसकी धार्मिक स्थिति थी उसके ऊपर चर्चा। अब हम एक दृष्टि डालें कि उस समय का रूसी अर्थव्यवस्था और समाज कैसे थे। तो देखिए, जब हम 1914 की बात करते हैं उस समय यूरोप के सभी देशों में रूस की स्थिति लगभग पिछड़ी हुई थी। इसका कारण ये था कि रूस की अधिकांश जनता अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। उस समय की हम बात करें तो रूस की लगभग 85% तक जनता जो थी यह अपनी आजीविका के लिए कृषि आदि कार्यों में लगी हुई थी, जो कि उस समय का सबसे बड़ा अनुपात था। इसी समय की हम बात करें तो रूस, ये तो रूस की स्थिति है, और फ्रांस की क्या थी, फ्रांस के अंदर ये था 40 से 50% तक की रेशियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूस एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिकांश जनता क्या है, कृषि पर निर्भर है। ये लोग न केवल अपने लिए कृषि का अनाज का उत्पादन करते थे, बल्कि ये बाज़ारों के लिए भी अनाज का उत्पादन करते थे। यानी कि रूस जो था यह विश्व में अनाज का बड़ा निर्यातक देश था, ठीक है ना। निर्यातक का मतलब हो गया दूसरे देशों को बेचना, निर्यात करना, अपने यहाँ उत्पादित माल को दूसरे देशों में बेचना। तो यहाँ हम देखते हैं कि रूस के जो लोग थे ये न केवल अपने देश के लिए कृषि का उत्पादन करते थे, बल्कि ये दुनिया के अन्य देशों के बाज़ारों में भी कृषि उत्पादों का निर्यात करते थे।
अब यहाँ पर हमने देखा कि रूस की 85% तक जो जनता थी वह कृषि पर निर्भर थी। इसके अलावा यहाँ पर उद्योगों का बहुत अधिक विकास तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप सभी जगह पर लगभग उद्योग धंधों ने अपने पैर पसारे थे और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका विस्तार धीरे धीरे हो रहा था। इन्हीं में एक था रेल नेटवर्क, है ना। रेल नेटवर्क का हम जहाँ पढ़ते हैं तो रेल नेटवर्क ने दुनिया के सभी देशों की आपस की दूरियों को बहुत कम कर दिया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि रूस के अंदर ज़्यादातर जनता जो थी वो कृषि पर निर्भर थी, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर उद्योग धंधों की स्थापना हो रही थी और ये क्षेत्र थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। औद्योगिक क्षेत्र कौन से थे? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये रूस के दो ऐसे इलाके थे जहाँ पर धीरे धीरे उद्योग धंधे पनप रहे थे और ये औद्योगिक इकाइयों के रूप में विकसित हो रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को की, तो यहाँ पर ज़्यादातर उत्पादन जो था ये छोटे कारीगर किया करते थे। कारीगर मतलब अपन यहाँ की भाषा में कह सकते हैं कि कुटीर उद्योग, ठीक है ना। अब कारीगरों के साथ साथ यहाँ पर कारखाने भी क्या थे, उपलब्ध थे बड़े बड़े, और कारखानों में भी उत्पादन चल रहा था। और यह जो गति थी कारखानों की यह तेज़ी से बढ़ रही थी और कहीं कहीं तो ऐसा भी हो गया था कि दोनों जो थे ये 50-50 के रेशियो में आ गए थे, ठीक है ना, कि आधे कारीगर थे और आधे कारखाने में काम करने वाले मजदूर थे। ये स्थिति कहाँ की है? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को की। बाकी के सारे इलाकों में अभी भी क्या था, कृषि पर निर्भरता अधिक थी। यहाँ पर इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार थी? 1890 में देखो रेल नेटवर्क का तेज़ी से विकास हो रहा था, ठीक है ना, और यह जो था यह रूस में भी था, ठीक है ना। 1890 के अंदर जो तेज़ी से रेल नेटवर्किंग का विकास हुआ था उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, ये जो क्षेत्र थे ये औद्योगिक इकाइयों के रूप में विकसित हो रहे थे। और इसके अलावा क्या परिणाम निकला कि इस रेल नेटवर्क के कारण यहाँ पर दो उद्योगों के अंदर काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ और ये उद्योग थे कोयला उत्पादन और धातु, या यूँ कहें स्टील निर्माण, ठीक है ना, स्टील उद्योग। ये दो ऐसे उद्योग थे। अब देखिए कोयले के उत्पादन में तो सीधा ही क्या हो गया, दुगुना हो गया था ये, और स्टील का जो था ये चौगुना हो गया था। तो इन दोनों ही उद्योगों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही थी और इसी वृद्धि के कारण परिणाम क्या निकल रहा था कि ये जो कारखाने में काम करने वाला मजदूर वर्ग था यह भी बढ़ रहा था। अब यहाँ पर हम बात करें मजदूरों की, हमारा टारगेट क्या आ गया यहाँ पे, अब मजदूर। अब जब उद्योग बढ़ रहा है कृषि पर निर्भरता होने के बावजूद, तब मजदूर वर्ग बढ़ रहा है और मजदूर वर्ग की भी कुछ समस्याएं थी उस समय। देखिए अब यहाँ पर क्या था, ये जो उद्योग धंधे थे ये कहाँ थे, उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। क्या थे ये उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे और इसी कारण से क्या हो रहा था, यह जो मजदूर वर्ग था इसका शोषण हो रहा था। अब यहाँ पर हम एक दृष्टि डालें कि रूस के अंदर उद्योगों के ऊपर नज़र रखने के लिए समाज या सरकार ने किस प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी, मजदूरों की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से वे अपने काम को चला रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में एक दृष्टि डालते हैं। तो देखिए ज़्यादातर उद्योग चूँकि उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, तो हमने पिछले भी क्लासों में पढ़ा है कि उद्योगपति क्या करेगा, अपने फ़ायदे की ओर ध्यान देगा। निश्चित सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति जिसका निजी व्यापार होता है वह अपने फ़ायदे को ध्यान में रखकर ही व्यापार को आगे बढ़ाता है। तो यही स्थिति यहाँ पर भी थी रूस के अंदर कि उद्योगपति जो थे इनका निजी व्यापार होने के कारण ये अपने फ़ायदे के अनुसार
मज़दूरों से अधिक श्रम करवाते थे, उन्हें कम मजदूरी देते थे। इन सब के बावजूद भी इन पर नज़र रखने के लिए सरकारी व्यवस्था जो थी उस पर देखें तो सरकार की तरफ से एक विभाग था जो इन पर नज़र रखने का काम करता था, ठीक है ना। इनके ऊपर नज़र रखने के लिए सरकारी विभाग का जो पदाधिकारी होता था उसका नाम था फैक्ट्री इंस्पेक्टर। फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस फैक्ट्री इंस्पेक्टर का कार्य होता था कि बड़े बड़े कारखानों, उद्योगपतियों पर वो नज़र रखे कि उनकी मज़दूरों के द्वारा दी जाने वाली तनख्वाह या वेतन जो है वह पर्याप्त है या नहीं, उनके द्वारा जो काम करवाया जाता है वह कितने घंटे है, वह निश्चित अवधि से अधिक तो नहीं है। यह काम करने के लिए एक सरकारी इंस्पेक्टर नियुक्त करने के बावजूद भी वह अपने इस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहा था। यानी कि इसका जो काम था ये क्या था, मज़दूरों की स्थिति के सुधार के लिए ध्यान रखना, उद्योगपतियों पर अंकुश लगाना, लेकिन यह क्या हो रहा था, असफल हो रहा था। यह अपने कार्य में असफल सिद्ध हुआ। इसके कारण से मज़दूरों की जो समस्याएं थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और मज़दूरों के अंदर असंतोष भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। और इसके कारण से जो उद्योगपति थे उनके कारखानों के मज़दूरों ने आपस में अपने एक दूसरे के सहयोग के लिए फिर छोटे छोटे संगठन बनाने शुरू कर दिए और ये संगठन बना करके अपने एक दूसरे की आर्थिक और बेरोज़गारी के समय एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे आने लगे। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि मज़दूरों की पहली बात तो समस्याएं क्या थी। दो मुख्य समस्याएं थी, देखिए इनकी। एक तो इनके काम के घंटे तय नहीं थे, और वेतन जो था इनका बहुत ही कम था। और इनके साथ वेतन के अंदर क्या होता था, लैंगिक भेदभाव भी किया जाता था। ये भी एक समस्या थी। कैसे कि देखो, मज़दूर काम करते थे, उनमें महिलाएं मज़दूरें भी थी, और महिला मज़दूर जब काम करती थी तो उनको पुरुष मज़दूरों के मुकाबले में आधी या फिर 2/3 मज़दूरी ही मिलती थी। जबकि आप और हम सभी जानते हैं कि एक एम्प्लॉय बराबर काम करता है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मज़दूरी के अंदर इनके साथ लैंगिक भेदभाव किया जाता था, वेतन कम दिया जाता था, और यह जो काम था यह 10 से 15 घंटे के बीच में रहता था। यानी कि रूल तो क्या होता है, आज के टाइम में तो हमारा 8 घंटे का ही रूल है ना। कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं है कि आपने अधिक देर काम किया तो आपको कोई ओवर टाइम के अलग से पैसे दिए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बाद भी जो महिला मज़दूर काम करती थी, इस समय यहाँ पर महिला मज़दूरों की जो संख्या है वह हम देखें तो 31% थी। कब की बात है ये, 1914 की। 1914 में हम फैक्ट्रियों के अंदर देखें तो महिला मज़दूरों का जो प्रतिशत था वह 31% था, और इन महिला मज़दूरों का जो वेतन था पुरुषों की तुलना में कितना था, अकॉर्डिंग 50% या फिर 2/3, ठीक है ना। इतना ही वेतन देते थे इनको। फिर इनके साथ व्यवहार में भी तुच्छता बरती जाती थी। इसके अलावा काम के घंटे अधिक थे। तो इन सारी समस्याओं को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, मजदूर संगठन बनाने प्रारंभ कर दिए। अब ये मजदूर संगठन किस समय काम करते थे, या तो बेरोजगारी की स्थिति में, आर्थिक संकट की स्थिति में, या फिर किसी मिल मालिक द्वारा बिना कोई गलती या फिर बिना कोई पुख्ता कारण के भी किसी मजदूर को यदि हटा दिया जाता था तो ये जो संगठन थे ये एकजुट होकर के आवाज़ उठाते थे अपने मिल मालिकों के खिलाफ। तो ये इस प्रकार से विरोध करने का इनका जो तरीका था, यह क्या था,
इनका विरोध करने का जो तरीका था वह था हड़ताल करते थे। ये हड़ताल आप सभी जानते हैं, ये कोई आपके लिए नया शब्द नहीं है कि काम छोड़कर सारे के सारे एक साथ बाहर निकल जाते थे, पूरी फैक्ट्री के मजदूर, कि हमारे मजदूर संगठन के किसी भी एक व्यक्ति के साथ यदि अन्याय होता है तो संपूर्ण मजदूर वर्ग जो था वो अपना काम छोड़कर बाहर निकल जाता था और तब तक काम पर नहीं जाता था जब तक कि उसके साथ किया गया अन्याय ठीक न किया गया हो, ठीक है ना, जब उसके साथ जो जाती हुई है उसकी रिकवरी ना कर दी जाए, ठीक है ना, तब तक के लिए ये लोग अपना काम छोड़ देते थे और बाहर आ जाते थे और पुनः काम पर लौटने की डिमांड यही रखते थे कि इस व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ है उसे रोका जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो हड़तालें थी ये 1896-97 की स्थिति में हम देखें तब तो ये केवल किस में थी, कपड़ा उद्योग में थी। ये यूनिटी किस में दिखाई दे रही थी, केवल कपड़ा उद्योगों में। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे समय बीता तो इनसे प्रेरणा लेकर 1902 तक जब यह जो व्यवस्था थी यह धातु उद्योग में भी आ गई, ठीक है ना। तो धातु उद्योग में भी 1902 तक आते आते स्थिति क्या हो गई, मजदूरों ने संगठित होकर हड़तालें करना प्रारंभ कर दिया। अपने मिल मालिकों के खिलाफ जा कर के ये लोग अपने ग्रुप के अंदर एकता दिखाते हुए आगे बढ़ करके हिस्सा लेने लगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो इस प्रकार से जो मजदूर थे इनकी समस्याओं के चलते इन्होंने संगठन बनाए। संगठन इनके जो प्रारंभिक अवस्था में बने थे ये अपनी बेरोजगारी और आर्थिक संकट को दूर करने के लिए आपस में एक दूसरे के सहयोग के दृष्टिकोण से बनाए गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी इसे एक अच्छा संगठन बनाकर आगे प्रस्तुत किया। और इनका जो विरोध करने का तरीका था वह हड़ताल का माध्यम से करते थे ये। और हड़तालें जो थी ये कपड़ा उद्योग में तो 1896-97 में ही देखने को मिल रही थी। 1902 तक आते आते यह धातु उद्योग में भी हमारे सामने आने लगी। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए ये दोनों ही जो वर्ग हैं, कपड़ा उद्योग और धातु उद्योग, इन दोनों में ही मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, दोनों में मजदूर काम करते हैं। लेकिन जो धातु उद्योग होता है इसके अंदर जो मजदूर वर्ग होता है इसके काम के अंदर ज़्यादा निपुणता की आवश्यकता पड़ती है। हर कोई व्यक्ति बिना सीखे अचानक से इस काम को नहीं कर पाता है, ठीक है ना। कपड़े में तो क्या सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन धातु उद्योग का जो काम होगा उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमारी बुक में एक कोटेशन आता है कि एक व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया है कि जो धातु उद्योग के कारीगर होते थे यह अपने आप को ही मालिक मानकर चलते थे। तो यह अवस्था जो थी हमारे धातु और कपड़ा उद्योगों की थी। अब देखिए यहाँ पर किसानों के ऊपर कितनी परसेंटेज थी हमारी, कृषि पर कितना था, प्रारंभिक अवस्था में हमने पढ़ा कि कृषि पर कितने प्रतिशत जनता थी, 85%। अब तक हमने जो उद्योगों के बारे में बात करी वो जो थी वो अलग मैटर है, और जो कृषि पर है निर्भर जनता वो अलग है। तो इनकी भी अपनी कुछ समस्याएं थी। जो किसान थे उनके ऊपर सामंत थे, जागीरदार थे, इसके अलावा चर्च था। हमने पढ़ा था ना कि भाई चर्च का भी संपत्ति पर अधिकार होता था। तो यहाँ पर जो किसान वर्ग था इनके द्वारा की जाने वाली कृषि भूमि के बड़े भागों पर सामंतों, जागीरदारों और चर्च का क्या था, अधिपत्य था। इसके कारण से ये जो काम करते थे उसका अधिकांश हिस्सा ये लोग ले जाते थे। अब यहाँ पर हम एक तुलनात्मक दृष्टि डालें तो फ्रांस और रूस दो देश आते हैं हमारे सामने, ठीक है ना। दोनों में ही कृषक है, दोनों में ही लगभग क्रांति हमने पढ़नी है। तो फ्रांस के तो जो किसान थे ये सामंत और जागीरदारों के प्रति क्या थे, निष्ठावान थे, और यहाँ पर क्या थे, विरोधी थे। ये एक इन दोनों में अंतर पाया जाता है। ये जो रूस के किसान थे ना ये इनके विरोधी थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि भाई ये हमारा शोषण कर रहे हैं, इनके कारण हमारे द्वारा किया गया कार्य है उसका प्रतिफल हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इस कारण से इनका विरोध का जो तरीका था वो क्या था, ये लोग लगान नहीं देते थे। एक तो लगान नहीं देते थे, फिर इन्होंने कहीं कहीं पर जागीरदारों की हत्याएं भी की थी।
यानी कि हम एक तरह से ये अच्छी तरह समझ जाते हैं कि जो सामंत और जागीरदार और चर्च का जो अधिकार था उसको ये किसान वर्ग जो था रूस वाला ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये इनका कोई सम्मान भी नहीं करता था और मौका मिलने पर यह इनको लगान नहीं देता था। जागीरदारों की हत्या का अगर इन्हें अवसर मिल जाता था तो उसे भी ये नहीं छोड़ते थे। इसी के साथ इनके अंदर जागीरदारों के प्रति निष्ठा तो नहीं थी, लेकिन इनको जो ओहदा मिला हुआ था या इनकी जो प्रतिष्ठा थी, इसका कारण क्या था? इनकी प्रतिष्ठा का कारण था जार के प्रति इनकी निष्ठा। वे इनका वर्चस्व क्यों बना हुआ था अभी तक भी? क्योंकि ये जार के प्रति निष्ठावान थे और जार ने ही इनको पावर दे रखी थी किसानों से लगान वसूल करने की, किसानों की संपत्तियों पर अधिकार करने की, उनसे मतलब परसेंटेज लेने का, उत्पादन का। तो ये सब इनके जो रुतबा था ये जार के प्रति इनकी निष्ठा के कारण था, ना कि किसानों की इनके प्रति निष्ठा। किसान तो इनके विरोधी हो गए थे पूरी तरह से। अब ये हर संभव प्रयास कर रहे थे इनको अपने ऊपर से हटाने का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फ्रांस और रूस की हमने तुलनात्मक दृष्टि से देखा कि जो रूस के किसान थे वो फ्रांस के किसानों की तरह नहीं थे, जबकि फ्रांस के जो किसान थे ना, इन्होंने तो क्रांति के समय सामंतों और जागीरदारों की काफ़ी हेल्प की थी, उनके वर्चस्व को बनाए रखने में इनका सहयोग किया था, जबकि रूस के किसान इस मामले में इसके अपोजिट थे। अब देखिए यहाँ पर एक व्यवस्था और देखने को मिलती है, वो है कम्यून व्यवस्था। अब ये कम्यून व्यवस्था क्या थी? इसको हिंदी में इन्होंने कहा है मीर। अब होता क्या था कि ये जो रूस के जितने भी किसान थे ये कुछ वर्षों बाद अपनी पूरी संपत्ति या यूँ कहें गांव की पूरी ज़मीन किसको सौंप देते थे, हैंडओवर कर देते थे इस मीर को। यानी कि अब पूरी प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति परिवार विशेष की नहीं है, इस मीर की है। और ये मीर अपनी इच्छा से आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता होती थी ना, उसके अनुसार प्रत्येक परिवार को जमीन दे देता था, ठीक है ना, किसानों को भूमि के कृषि करने के लिए कि भाई आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको भूमि मिल गई, अब आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इस पर उपज उत्पादन कीजिए, और अगर अधिक उत्पादन करते हो तो बेचकर पैसे कमाओ, और अगर पूरा उत्पादन अधिक नहीं कर पाते हो तो अपने परिवार के लिए भरण पोषण की व्यवस्था कर लो। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय पश्चात सारी संपत्ति किसके हाथ में आ जाती थी? मीर या कम्यून के हाथ में। और कम्यून अपनी नज़र में जिसको जितनी भूमि के लायक समझता था, जिसकी आवश्यकता जितनी समझता था, उसको उतना भाग भूमि का या उतना भाग संपत्ति का दे देता था। तो यह व्यवस्था जो एक थी, यह भी फ्रांस से भिन्न थी रूस में। आज हमने फ्रांस की तुलना में रूस के किसानों के बारे में अध्ययन किया, रूस की क्रांति से पहले की घटनाओं के बारे में, उस समय के साम्राज्य के बारे में, जार निकोलस द्वितीय के बारे में थोड़ा अध्ययन किया। इतना अध्ययन करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी वह अधिक संतोषजनक नहीं थी, और कहीं ना कहीं यही सामाजिक स्थिति क्रांति के लिए जिम्मेदार रही होगी। आप इतने अध्याय को अपनी पुस्तक से एक बार पढ़ेंगे, कहीं कोई समस्या आती है तो पूछेंगे।